नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुनील कुमार सुनील एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें हमने पढ़ा प्राचीन साक्ष्य। आज की हमारी कक्षा आधुनिक साक्ष्य के विषय को लेकर है। आइए हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आधुनिक साक्ष्यों को पढ़ें। प्यारे साथियों, यदि आप एलटी ग्रेड, बीपीएससी, TRE4, DSSB, TGT, PGT, KBS या NBS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये कक्षाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं गारसादा तासी। गारसादा तासी महोदय जी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ क्या लिखते हैं? लिखते हैं इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोइये हिंदुस्तानी। क्या लिखते हैं? इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोइये हिंदुस्तानी, जहाँ इस्तवार का मतलब हिस्ट्री, लिटरेचर का मतलब हो जाएगा लिटरेचर, इंदोई का हिंदवी और हिंदुस्तानी का क्या? हिंदुस्तानी। अगर इसके हिंदी अर्थ के बारे में बात करें तो होगा हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का इतिहास। गारसादा तासी महोदय जी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखते हैं इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोइये हिंदुस्तानी, जहाँ पर इस्तवार का मतलब निकाला जाता है हिस्ट्री से और लिटरेचर का मतलब निकाला जाता है लिटरेचर से, इंदोई का मतलब निकाला जाता है हिंदवी से और हिंदुस्तानी का मतलब निकाला जाता है कहाँ से? हिंदवी से। इसका हिंदी अर्थ हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का इतिहास है। यह रहे गारसादा तासी महोदय जी। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसके हम प्रकाशन के बारे में बात करें तो इसका 2 संस्करण आता है मेरे प्यारे साथी। इसका 2 संस्करण आता है। प्रथम संस्करण में 2 भाग है। पहला भाग आता है 1839 ईस्वी को और दूसरा भाग आता है 1847 ईस्वी को। अगर हम इसके द्वितीय संस्करण के बारे में बात करें तो इसमें 3 भाग हैं, जिसमें पहला भाग आता है 1870 ईस्वी, दूसरा भाग भी 1870 ईस्वी को ही आता है और अगर हम तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग आता है 1871 ईस्वी को। यह जो तीसरा भाग है, यह तीसरा भाग आपके पेपर में आ चुका है, इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें इसकी भाषा का तो इसकी भाषा जो है फ्रेंच रखी गई। इसमें कवि 738 थे, जिसमें से 72 कवि, केवल 72 कवि हिंदी के ही रखे जाते हैं। शेष कवि अगर हम बात करें तो ज़्यादातर उर्दू के रखे जाते हैं। इसमें हिंदी के कितने कवि? 72। इसका अनुवाद करते हैं लक्ष्मी सागर वासुदेव जी। इसका अनुवाद कौन करते हैं? लक्ष्मी सागर वासुदेव जी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। देखिए, पेरिस विश्वविद्यालय में गारसादा तासी जी क्या थे? प्रोफेसर थे। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। हिंदी अनुवाद करके डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव क्या लिखते हैं? लिखते हैं यह हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में इसका क्या करवाते हैं? प्रकाशन करवाते हैं। लक्ष्मी सागर वासुदेव का लिखा हुआ अपना इतिहास ग्रंथ है क्या? आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। और इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोइये हिंदुस्तानी का जो अनुवाद है वह है हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है ना? इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। अनुवाद कब करते हैं? 1952 ईस्वी में। इस ग्रंथ का महत्व केवल इस दृष्टि से है, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया है। इसमें कवियों के रचना कालों का भी निर्देश दिया गया है। गारसादा तासी को हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय दिया जाता है। इस ग्रंथ में हिंदी के साथ साथ उर्दू एवं फारसी के कवियों को भी सम्मिलित किया गया है। प्यारे साथियों, यह इतिहास ग्रंथ न होकर इसको शब्दकोश में रखा गया, क्योंकि इसके भी कारण हैं। आप वह कारण आगे आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्यों इतिहास ग्रंथ नाम नहीं दिया गया। बस इसमें प्रयास किया गया था
इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है कि इसमें हिंदी के प्रथम कवि कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। हम कवि वृत्त संग्रह भी कह सकते हैं इसे। इसके दोष के बारे में अगर जानें तो इसमें काल विभाजन नहीं किया गया था, इसमें नामकरण भी नहीं किया गया था। कवियों का जो क्रम है वह वर्णमाला अनुसार था। और वर्णमाला अनुसार कैसे? अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ा जो बेट होता है अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट, उसके अनुसार किया गया था। ठीक है ना। देखिए, काल विभाजन के संदर्भ में गारसा दत्तासी खुद ने कहा कि अगर मैं काल विभाजन करता हूँ तो मुझे पहले उन कवियों का एक क्रम बनाना होगा, उन कवियों की एक सूची तैयार करनी होगी जिनके काल के बारे में हम जानते हैं, दूसरा जो संदेह के घेरे में है, और तीसरा जो अज्ञात रूप में है। तो ये झमेला कौन पालेगा? इसलिए मैंने अपने इतिहास ग्रंथ को सहज बनाने के लिए पाठक की दृष्टि से, पाठक की सहूलियत की दृष्टि से देखते हुए मैंने क्या किया, जो मुझे बनाना था मैंने बना दिया। ठीक है। तो यह गारसा दत्तासी खुद कहते हैं कि मैं अलग अलग बांटता, अलग अलग रखता तो निश्चित रूप से टाइम तो उसमें भी जाता रखने में, और क्रम से रखने में तो और भी टाइम चला जाता। हो सकता है टाइम को बचाने के लिए ऐसा किए हों। तो काल विभाजन का जिक्र ही नहीं है, नामकरण भी नहीं किया गया, कवियों का क्रम वर्णमाला के अनुसार रखा गया, और भी किसके आधार पे? अंग्रेजी का जो वर्णमाला है उसके आधार पे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको गारसा दत्तासी का जो महत्वपूर्ण तथ्य है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं शिव सिंह सिंगर जी के बारे में। यह लिखते हैं, शिव सिंह सरोज कब लिखते हैं? 1883 ईस्वी में। भाषा क्या रखते हैं? हिंदी रखते हैं। इसमें 1000 कवियों का जिक्र किया जाता है। हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसको माना जाता है? शिव सिंह सरोज को माना जाता है। आरंभ में इसमें 838 कवि थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ा दी गई। कितना? 1003। यह ग्रंथ लखनऊ से नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ के लेखक बिलोंग कहाँ से करते हैं? कन्नौज से। कहाँ से? कन्नौज से। इस ग्रंथ में कवियों के जन्म काल और रचना काल का वर्णन मिलता है, किंतु प्रमाणिक नहीं है। इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह कहा है। इससे पहले इन्होंने गारसा दत्तासी को भी कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी हुई है। तो शिव सिंह सिंगर जी क्या लिखते हैं? शिव सिंह सरोज 1883 में। भाषा हिंदी। कवि 1000। हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। आरंभ में इसमें 838 कवि थे, लेकिन बाद में 1003 कर दिए गए। और यह ग्रंथ लखनऊ से नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित होता है। इस ग्रंथ के लेखक कन्नौज के क्या थे? निवासी थे। इस ग्रंथ में कवियों के जन्मकाल और रचनाकाल का वर्णन मिलता है, किंतु प्रमाणिक नहीं है। इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह कहा है। अब इसके दोष के बारे में देखें तो कवि क्रम वर्णमाला अनुसार, ये तो सबसे बड़ा दोष है। मान लिया समय के आधार पे जो बाद में आया उसका नाम का जो क्रम है पहले आना चाहिए तो पहले आ गया, तो ये सबसे बड़ी त्रुटि है, चूंकि नहीं होनी चाहिए। काल विभाजन नामकरण का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ठीक है। इस ग्रंथ में मात्र 687 कवियों का तिथिक्रम दिया गया, शेष कवियों का तिथिक्रम नहीं दिया गया। ये भी सबसे बड़ी त्रुटि है कि आप कुछ का दे रहे हैं, कुछ का नहीं दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है। अब आते हैं मौलवी करीमुद्दीन साहब। अब इनके बारे में समझते हैं। मौलवी करीमुद्दीन लिखते हैं क्या? तस्किरा ईश्वराई ई हिंदी। कब? 1848 में। इसके 3 संस्करण आते हैं। पहला है फ्रेंच संस्करण जिसमें कुल कवि 738 और हिंदी के 72 कवि। उर्दू संस्करण कुल कवि 1004 और हिंदी के कितना? 62। और हिंदी के संस्करण में कुल कवि कितने रखे जाते हैं? 358, जिसमें हिंदी के 220 कवि। मौलवी करीमुद्दीन जी लिखते क्या हैं? तस्किरा ईश्वराई ये हिंदी 1848 में आता है। 3 संस्करण रखे जाते हैं। प्रथम संस्करण है फ्रेंच संस्करण। कुल कवि कितने? 738। हिंदी के कितने? 72। उर्दू संस्करण की बात करें तो कुल कवि 1004। हिंदी के कितने? 62। हिंदी संस्करण की बात करें तो कुल कवि कितने? 358 और हिंदी के कवि कितने? 220।
चलिए ये भी समाप्त। अब आते हैं जॉन गिल क्राइस्ट महोदय जी। जॉन गिल क्राइस्ट, जॉन गिल क्राइस्ट, ठीक है, जॉन गिल क्राइस्ट। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम गिल क्राइस्ट ने हिंदी कहा है। ये महत्वपूर्ण है लाइन, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। जॉन गिल क्राइस्ट साहब क्या लिखते हैं? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम गिल क्राइस्ट ने ही क्या कहा? हिंदी कहा। अब आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 1888 ईस्वी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखते हैं। 1888 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में यह आता है। यह रचना 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई, लेकिन बाद में 1889 ईस्वी में यह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होता है। भाषा रखी जाती है अंग्रेजी। भाषा क्या रखी जाती है? अंग्रेजी रखी जाती है। कवि कितने? 952। कवि कितने? 952 और पूरे के पूरे कितने? हिंदी के। हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त जी करते हैं। इनकी अन्य रचना एक और है, क्या? भाषा सर्वेक्षण। ये भी आपके लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। ये भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो आधुनिक साक्ष्य में आप पढ़ रहे हैं, सब के सब महत्वपूर्ण ही हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें, किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद करके हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया और इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में कराया। किशोरी लाल गुप्त जी इसका अनुवाद किसमें करते हैं? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से। और प्रकाशन कब करवाते हैं? 1957 ईस्वी में, ठीक है। किशोरी लाल गुप्त ने कहा, क्या कहा? यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है। ये कहते हैं यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। बहुत ही शानदार लाइन है, हमारे ख्याल से आप इसको चिन्हित कर लेंगे। क्या कहते हैं? यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या करते हैं? अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्माण करते हैं, निर्मित करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यह इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सर्वप्रथम नामकरण व काल विभाजन का प्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में होता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए क्या किया? इसमें न तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया गया और न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को ही। इन्होंने अपने ग्रंथ के आधार पर स्रोत के रूप में ताशी, सिंगर और भक्तमाल आदि 17 पुस्तकों का क्या किया था? सहारा लिया था। सहारा मतलब समझते हैं ना। संपूर्ण इतिहास को 11 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया और सबका नामकरण किया गया। वह 11 कालखंड क्या थी? मैं आपको विस्तृत में पढ़ाऊंगा और याद भी करवाऊंगा। कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, उसको भी बताऊंगा। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी ने किया। अब देखिए यहाँ बात किया जा रहा है क्या? हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी ने किया, जबकि काल विभाजन एवं नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ग्रियर्सन ने किया। यह भी लाइन आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16वीं 17वीं शताब्दी को हिंदी का स्वर्ण युग कहा। कौन कहा? ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग बताया। अब 16वीं 17वीं शताब्दी का मतलब है भक्ति काल। यह भी लाइन क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। कवियों को अंक देना तथा तुलनात्मक पद्धति का विकास यहीं से होता है। इसे साहित्यकार कोश कहते हैं।
ठीक है। शुक्ल जी इसे बड़ा कविवृत्त संग्रह कहते हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि इन्होंने इस्तवार दलाल लिटरेचर इंडो या हिंदुस्तानी को भी कहा, शिव सिंह सरोज को भी कहा,